औरत को जितना सहना सिखाओ, समाज उतना ही उसे मजबूर मानता है। लेकिन जब वही औरत सहने से इनकार कर दे तो पूरा समाज उसे ही कटघरे में खड़ा कर देता है। ये कहानी है मंजरी की, एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं थी बल्कि सोचने और लड़ने की हिम्मत भी रखती थी। पर क्या समाज उसे उसकी सोच के साथ स्वीकार कर पाया? अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि औरतें पढ़ लिख कर अगर आर्थिक रूप से सक्षम हो गईं तो फिर ये किसी की नहीं सुनने वाली। लो आ गई ना अपना घर तोड़कर, अब बिठाओ अपनी बेटी को घर पर। चाचा ताना मारते हुए बोले, अरे जिस घर में औरतें अपनी चलाती हैं उस घर को तो टूटना ही है। थोड़ा तो दब कर रहना सिखा देते। अब निकाल दिया ना ससुराल वालों ने घर से। चाची क्या कम थी, वो भी बोली, क्या सारी गलती इसकी ही है जो उसे ही सुनाए जा रहे हो? अरे माँ की बिगाड़ी हुई बेटी है, बाप की क्या गलती, बेचारा वो तो कमाने चला जाता था। क्या माँ नहीं समझा सकती थी उसे, जो उसे अपने साथ ही ले आई? दादी भी अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, कितना समझाया था कि ग्रेजुएशन तक पढ़ ली, अब तो शादी कर दो। लेकिन नहीं, पूरी पढ़ाई करवानी है, नौकरी करवानी है, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। लो हो गया ना अब सब कुछ। चाचा फिर से बोले, देवर जी अब बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? बात पढ़ाई लिखाई पर कहाँ आ गई? बात तो ये है ही नहीं, बात तो ये है कि मंजरी के ससुराल वाले इस पर हाथ उठाते हैं, इसे मारते पीटते हैं। अब की बार वंदना जी बोली, देखा मैंने कहा था ना, एक बेटी का घर उसकी माँ ही बिगाड़ती है। देख लो भैया, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वो बेचारा दुखी है। और भाभी को देखो, अभी भी कैसे जवान कैंची की तरह चल रही है। अरे ये ही तो अपनी बेटी का घर बसने देना नहीं चाहती, चाचा ने कहा। और पढ़ाई लिखाई की बात क्यों ना करें, इससे नौकरी करवाने की बात क्यों ना करें? अगर ये नौकरी नहीं कर रही होती, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती तो चुपचाप उस घर में पड़ी रहती। आजकल की औरतें दो पैसे क्या कमाने लग जाती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं, दादी ने कहा। ये सुनकर वंदना जी को भी गुस्सा आ गया। अम्मा जी आपको जो कहना है कहिए, पर अब मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। आपकी इज्जत के लिए मेरी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं, कहकर वंदना जी अपनी बेटी मंजरी के पास अंदर कमरे में आ गईं, जो एक कोने में चुपचाप बैठी बैठी सबकी बातें सुन रही थी। वंदना जी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर वंदना जी बोली, बेटा कोई साथ दे ना दे, मैं तेरे साथ हूँ। मंजरी शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसका परिवार रूढ़िवादी सोच रखता था। जब मंजरी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तभी घर के सभी लोगों ने उसकी शादी की रट लगा दी थी। ऐसे समय में वंदना जी ने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ दिया था और उसे आगे की पूरी शिक्षा दिलवा कर ही उसकी शादी करवाई थी। तभी वंदना जी को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा था। मंजरी शादी होकर जब ससुराल में गई तो वहाँ किसी को उसके नौकरी करने से ऐतराज़ नहीं था। उसके ससुराल में उसकी सास संगीता जी, पति अमन और देवर सुमित ही थे। छोटा सा परिवार था। जल्द ही मंजरी ने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली, पर मंजरी को ये नहीं पता था कि ससुराल में नौकरी करने से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बहू अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, अपने आर्थिक फैसले नहीं ले सकती। यहाँ तक कि उसके ऑनलाइन खरीदारी करने पर भी ऐतराज़ था। जब शुरुआत में वो बाज़ार से अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाई तो घर में माहौल ख़राब हो गया था। हालत ये हो गई थी कि उसके पापा को बुला लिया गया था। तब पापा और चाचा वहाँ आए थे और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह उसके पति को दिलवा कर गए थे। तब भी मंजरी ने कहना चाहा था तो वो लोग सबके सामने उसी को ही डांट कर आ गए। ये देखकर तो उसके ससुराल वालों की हिम्मत ही बढ़ गई। एक बार मंजरी के ऑफिस में पार्टी थी, उसके लिए मंजरी को कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था। उसने अमन से कहा भी, लेकिन अमन ने सुनकर अनसुना कर दिया। जब पार्टी को 2 ही दिन रह गए तो उसने अपने लिए ऑनलाइन सामान मंगा लिया। जब सामान घर पहुंचा तो संगीता जी ने काफ़ी हंगामा किया और अमन को उसी समय ऑफिस से बुला लिया। अमन भी ये सब देखकर गुस्सा हो गया।
उसने आव देखा न ताव सीधे मंजरी पर हाथ उठा दिया। तब भी मंजरी ने अपने पापा और चाचा को फ़ोन लगाया था, लेकिन कोई नहीं आया। चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे घर का मामला है, तुम खुद निपटाओ। वंदना जी ने साथ देना चाहा तो घर वालों ने रोक लिया, लेकिन अभी कल तो मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया। कल वो अपनी सहेली, जो कि उसके ससुराल के पास ही रहती थी और एक ही ऑफिस में काम करती थी, के साथ घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। मंजरी को तो हल्की फुल्की खरोंच ही आई थी, पर उसकी सहेली के सिर पर और पैर पर काफ़ी चोटें आई थीं। जैसे तैसे लोगों की मदद से मंजरी उसे अस्पताल लेकर गई और वहाँ उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। पर वैसे भी सहेली अपने साथ उसे लाती ले जाती है, पर कभी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं लेती। ये सोचकर मंजरी ने अपने मोबाइल से ही वहाँ हॉस्पिटल का बिल भर दिया और उसे लेकर घर आ गई। उसे उसके घर छोड़कर वो घर में आई तो संगीता जी उसके लेट आने पर गुस्से में ही बैठी थी। तभी उसकी सहेली की सास उसके पीछे पीछे आ गई और उसे पैसे देकर उसका शुक्रिया अदा किया। जब संगीता जी को पता चला कि आज भी मंजरी बिना किसी की इजाज़त के पैसे खर्च करके आ गई तो बस बात का बतंगड़ बन गया। जबकि उसकी सहेली की सास उनके सामने ही पैसे देकर गई थी, पर फिर भी वो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिर वही हुआ जिसका डर मंजरी को था। फिर उसके पति अमन ने उस पर हाथ उठाया, उसे मारा पीटा, वो भी बेल्ट से। लेकिन इस बार मंजरी के सब्र का बांध टूट गया। इस बार मंजरी ने अपने पापा या चाचा को फ़ोन करने की जगह सीधा अपने पति के गाल पर थप्पड़ दे मारा। उसके इस कदम से सब लोग हैरान रह गए। बस उसके बाद इतना बतंगड़ बना कि ससुराल वालों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। पर मंजरी ने भी कोई माफ़ी नहीं मांगी। वो वहाँ रुकने की जगह सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर अपने मायके आ गई। जब मंजरी पुलिस स्टेशन से सीधे मायके आई तब तो उसका चेहरा सूजा हुआ था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वंदना जी ने उसे अपनी गोद में छिपा लिया, जैसे कोई माँ अपने जख्मी बच्चे को छुपा लेती है पूरी दुनिया से। लेकिन घर का माहौल दिन ब दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा था। बस तब से मायके में भी हंगामा चल रहा था। चाचा चाची दादी सब तो ससुराल में फ़ोन कर करके उन लोगों से माफ़ी मांग रहे थे, जैसे उनकी बेटी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। और इधर मंजरी पर FIR वापस लेने का दबाव बना रहे थे। पर इस बार एक बार फिर वंदना जी अपनी बेटी के साथ खड़ी हो चुकी थीं। अब वो उसे वहाँ भेजने के पक्ष में नहीं थीं। आखिर ऐसे कैसे अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दें? आखिर मायके का माहौल इतना बिगड़ते देखकर मंजरी ने अलग रहने का फैसला कर लिया। दादी चाचा और चाची रोज़ ताने मारते, रोज़ समझाते कि औरत को सहना पड़ता है, तूने खुद ही अपना घर तोड़ा है। वंदना जी अकेली थी जो उसके साथ थी, लेकिन पूरे घर के सामने उसकी आवाज़ कम पड़ने लगी थी। मंजरी दिन भर अपने कमरे में बंद रहती, न किसी से मिलती, ना ही बाहर जाती। ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अब वो वापसी भी मुश्किल लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर आगे कैसे बढ़े। एक तरफ घर वालों का दबाव, दूसरी तरफ समाज की बातें और सबसे ऊपर एक टूटा हुआ आत्मविश्वास। एक दिन वो देर रात तक छत पर बैठी रही, सोचती रही, क्या यही उसकी ज़िंदगी है? क्या उसे हर जगह बस सहना ही है? तभी उसकी मम्मी चुपचाप उसके पास आईं और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलीं, बेटा मैं जानती हूँ ये वक्त बहुत भारी है, लेकिन तू कमज़ोर नहीं है। तू वही मंजरी है जो सबके खिलाफ जाकर पढ़ाई करती रही, जिसने अपनी मेहनत से नौकरी पाई। अब वक्त है कि तू फिर से खड़ी हो अपने लिए। उस एक रात के बाद मंजरी ने फैसला कर लिया था कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगली सुबह उसने सबसे पहले ऑफिस में फ़ोन किया और दोबारा ज्वाइन करने की इच्छा जताई। वहाँ सबने उसका बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उसकी एक सीनियर ने उसे कुछ मनोवैज्ञानिक से मिलवाने की सलाह भी दी, जिससे बात करने पर उसे थोड़ी राहत मिली। अब मंजरी ने अपने लिए एक छोटा सा 2 BHK का फ्लैट ढूंढना शुरू किया, शहर के उसी इलाके में जहाँ से ऑफिस भी पास था। जब उसने एक फ़्लैट पसंद कर लिया और डील फाइनल की, तब चुपचाप सामान पैक किया
वंदना जी ने साथ दिया, लेकिन बाकी परिवार के लोगों को भनक भी नहीं लगने दी। जब मंजरी पहली बार उस फ्लैट की चाबी लेकर अंदर गई तो आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं थे, आत्मनिर्भरता के थे। उस घर में न कोई रोकने वाला था न डांटने वाला, हर चीज उसकी मर्जी की थी। दीवारों का रंग, पर्दों की सिलाई, रसोई का सामान और यहाँ तक कि अलार्म के ट्यून भी। वहीं रहते हुए मंजरी ने सबसे पहला काम किया, एक वकील से मिलकर तलाक की प्रक्रिया शुरू की। उसने सबूत भी जुटाए, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस एफआईआर, कॉल रिकॉर्ड। इस बार उसने किसी पर भरोसा नहीं किया, बस अपने आप पर। कुछ महीनों तक केस चला और मंजरी हर सुनवाई पर खुद जाती रही। अमन और उसके परिवार ने पहले तो डराने की कोशिश की, फिर समाज के दबाव का इस्तेमाल किया, लेकिन मंजरी अब किसी से डरने वाली नहीं थी। जब कोर्ट से तलाक मिला तो वो कागज थामते वक्त उसकी आंखें भर आईं। न दुख था न खुशी, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तूफान से निकलकर किनारे पर खड़े हो जाना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी, काम में मन लगने लगा। उसने घर सजाया, किताबें पढ़ना शुरू की और हफ्ते में एक दिन मम्मी पापा से मिलने मायके भी जाती। अब पापा भी उसे समझने लगे थे। पहले तो फिर भी वंदना जी अकेली ही उससे मिलने के लिए उसके पास आती थी, लेकिन अब उसके पापा भी उससे मिलने आने लगे थे। शायद उन्हें भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि कफन में लिपटी हुई बेटी से अकेली रह रही बेटी ज़्यादा अच्छी है। वो चुपचाप उसके लिए फल लाते, कभी घर की मरम्मत करवा जाते। शायद उन्होंने भी देख लिया था कि जिस बेटी को उन्होंने कमज़ोर समझा था वो तो सबसे मजबूत निकली। मंजरी ने जब अपने नए घर की खिड़की से बाहर देखा तो सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नया सवेरा हो चुका था। अब वो सिर्फ एक बहू या बेटी नहीं थी, वो खुद अपनी कहानी की नायिका बन चुकी थी। और इस बार उसकी कहानी किसी और ने नहीं, उसने खुद लिखी थी, अपने हक से, अपनी शर्तों पर।